हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ और देखते हैं इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे होते हैं जो कि आपके मेडिकल के एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, या फिर आपके स्कूल बोर्ड में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो लिखा है कि यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शन इन चैप्टर 3। तो बिल्कुल सही बात है भाई, हमने वहाँ पर ये सब कुछ पढ़ लिया है। तो लिखा है नाउ लेट डिस्कस अ क्लोजली रिलेटेड टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म। And this term simply refers to the healthy reproductive organs with normal functions. However, it has a broader perspective and include the emotional and social aspects of reproduction also. According to the World Health Organization, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction. तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये है कि भाई सारे एस्पेक्ट्स में, यानी कि फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली वो पर्सन जो है सही होना चाहिए। एंड देयर ए सोसाइटी, देयरफॉर ए सोसाइटी विद पीपल having physically functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interaction among them in all sex related aspects might be called reproductively healthy. यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई कौन सी सोसाइटी रिप्रोडक्टिव हेल्दी कहलाती है। तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा कि वो सोसाइटी जिसमें कि फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वाले लोग हों और वहाँ क्या हो, नॉर्मल इमोशनल और बिहेवियर इंटरेक्शन रखते हो आपस में, किसके रिलेटेड में, सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में। नेक्स्ट है व्हाई इज इट इनसिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड व्हाट आर द मेथड टेकन अप टू अचीव इट, लेट अस एग्जामिन देम। तो हम पढ़ते हैं भाई क्या क्या चीज़ें आगे हैं। तो नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज। लिखा है इंडिया वॉज अमंगस्ट द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम्स एट ए नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए सोशल गोल एंड दीज प्रोग्राम्स कॉल्ड फैमिली प्लानिंग। तो भाई इंडिया ने क्या किया था, सबसे पहले फैमिली प्लानिंग जैसा मतलब नेशनली पूरे नेशन में ये शुरू किया था। वर्ड इनिशिएटिव इन 1951। तो यहाँ से सवाल आएगा कि भाई कब जो है फैमिली प्लानिंग लाया गया था। तो 1951 में फैमिली प्लानिंग लाया गया था एंड वर पीरियडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड्स, यानी कि ना लगातार ये चल रहा है ना। इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज are currently in operation under the popular name reproductive and child health care programs। तो भाई यार ये ध्यान रखना आपको, RCH की फुल फॉर्म यहाँ से आपसे पूछी जाती है, तब आप बता दो कि भाई RCH की फुल फॉर्म जो होती है वो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स होती है। क्रिएटिव अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड, ये सब इसके अंदर में आया था कि भाई लोगों के अंदर ना अवेयरनेस पैदा करना रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में, इन प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी जो हो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो। मतलब सीधी बात है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में और जो है फैमिली प्लानिंग के, बच्चों के बारे में, बच्चों की बीमारियों के बारे में, यहाँ तक कि तो ये सब इसके अंडर में बताया जाता था। एंड द मेजर टास्क अंडर दीज प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये सवाल आता है कि भाई RCH के अंडर में क्या मेजर टास्क थे। सवाल आया क्या समझ में, सवाल आएगा कि भाई RCH के अंडर में मेजर टास्क क्या थे। तो आपका आंसर होगा कि भाई क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड द प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैव टेकन वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ठीक है। पेरेंट्स, अदर close relatives, teachers, friends, and also have a major role in the dissemination of the above information. Introduction of sex education in schools should also be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from believing in myths and having misconceptions about sex related aspects. तो ये कह रहे हैं कि भाई सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, स्कूलों में बताया जाना चाहिए इसके बारे में, ताकि लोगों के अंदर मिथ्स और मिसकंसेप्शंस ना हो, ठीक है ना। लिखा है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practices, sexual transmitted disease, AIDS, etc. would help people, especially those in the adolescent age group, to lead a reproductively healthy life. तो ये सब बातें उसको पता होनी चाहिए, मतलब एडोलसेंस के आने पर क्या चेंजेज आते हैं, ठीक है ना, बॉडी के अंदर चेंज जो आते हैं वो समझ में आने चाहिए क्या हो रहा है। सेफ और हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में पता होना चाहिए और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कैसे होती हैं, उनसे बचना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए कौन कौन सी होती हैं। एड्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो तभी क्या होगा, हमारी हेल्दी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ होगी।
एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप। तो उन लोगों को क्या करो, एडुकेट करो जो लोग की मैरिजेबल ग्रुप में हैं या फिर फर्टाइल कपल्स हैं। एंड अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, उनको अवेयर करो किस किस बारे में इनको अवेयर करने की आवश्यकता है। तो आपको यहाँ से आंसर देना होगा कि भाई उनको बताओ बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस बताओ, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स बताओ, पोस्ट नेटल बच्चा जो होता है उसकी केयर बताओ, मदर की बाद में कैसे केयर करनी है, प्रेगनेंसी के बाद कैसे केयर करती है वो समझाना है, ठीक है ना। ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस बतानी होती है। और इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, मतलब ये बताना होता है कि बच्चा चाहे लड़का हो लड़की हो इसमें कोई फर्क ना करें। देन वुड एड्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज टू डिजायर्ड साइज, तो ये सब बताना चाहिए। इन अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी बताना चाहिए कि भाई अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो इससे क्या प्रॉब्लम होने वाली है। सोशल इविल्स लाइक सेक्स अब्यूज and sex related crimes etc need to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up a socially responsible and healthy society। ठीक है ना बात। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, एक सोशली हेल्दी और रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है अगर इन सब बातों के बारे में अवेयरनेस हो रखी हो। ठीक है, तो सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या करती है, लगातार अपने पोस्टर से या फिर एडवर्टीजमेंट से ये सब चीज़ें फैलाती रहती है। कुछ सालों पहले थोड़ा ज़्यादा ही इसके बारे में था, तो आपने देखा होगा ट्रक वगैरह होते थे उनके ऊपर भी कुछ कुछ चीज़ें लिखी रहती थी। ठीक है ना। यहाँ लिखा है सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड मटेरियल सपोर्ट। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बना सकते हैं कई बार कि भाई सक्सेसफुल, अगर आपको इन सब बातों को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना है तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज लोग होने चाहिए और सपोर्ट होनी चाहिए मटेरियल से। एंड दीज आर एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडी, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, infertility, etc. Implementation of better technique and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance. Provide medical assistance and care to people to reproductive problems like pregnancy, delivery, STD, abortion, contraception, menstrual problems, infertility, etc. Implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people. ठीक है ना। तो इनका सबका इम्प्लीमेंटेशन होता रहे तो टाइम टू टाइम लोगों को पता चलता रहे। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी बैन ऑन एम्नियोसेंटेसिस फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मिनैक ऑफ फीमेल फिटिसाइड्स एंड मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशंस। तो यार ये लिखा है यहाँ पर एम्नियोसेंटेसिस, तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए ऐसा होता है कि जो हमारा बेबी होता है ह्यूमन बींग्स का, वो क्या होता है एक फ्लूइड के अंदर बंद रहता है, मतलब फ्लूइड उसको चारों तरफ से घेर के रखता है, सराउंडिंग में उसके एक फ्लूइड होता है। तो फ्लूइड का काम क्या होता है, उसको शॉक से एब्जॉर्ब करना होता है, मतलब शॉक्स जो होते हैं बाहर से झटके जो लगते हैं, शॉक एब्जॉर्बर होता है यानी कि फ्लूइड बाहर से, मतलब जो उसको चोट ना लगे बच्चे को ना। तो और भी उसके बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि उसके अंदर एक खास बात होती है, उसके अंदर ना कुछ सेल्स तैरती हुई रहती हैं। सेल्स मतलब जो उसकी फीटस की सेल्स होती हैं, जो मतलब कि स्टेम सेल्स भी हो सकती हैं, वो उसके अंदर मिल जाती हैं। तो करना ये होता है कि जो बच्चा है उसके अंदर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ना हो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ना हो उसके अंदर कोई, तो इसके लिए करते हैं जरा सा एमनियोटिक फ्लूइड ले लेते हैं और उसको टेस्ट किए हैं उसके अंदर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, उन सेल्स तो उसके अंदर होती हैं, तो उन सेल्स को लेकर के चेक करते हैं कि भाई इसके अंदर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं तो नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा इलीगली उन सेल्स से ये पता करते हैं कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। तो ये इलीगल है थोड़ा सा ना, जिससे क्या करते हैं इलीगली सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। तो यार ये क्या है कि बढ़ रहा है ना, तो इस पर बैन लगना चाहिए। ठीक है ना। और इससे क्या करते हैं कि भाई पता कर लेते हैं लड़की है और लड़की फीमेल फिटिसाइड होता है, तो उसको क्या फीटस होता है तो उसको मार देते हैं, तो इसको कहते हैं फीमेल फिटिसाइड। ठीक है ना। और अगर बेबी बॉय होता है तो रख लेते हैं। ठीक है ना। एंड एक्सेट्रा आर सम प्रोग्राम, जिनमें से एक प्रोग्राम है मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। तो चाइल्ड इम्यूनाइजेशन का पूरा चार्ट होता है जो आपने देखा होगा, उसका पता होना चाहिए लोगों को ना। तो आर सम प्रोग्राम्स दैट मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन। इन एम्नियोसेंटेसिस सम ऑफ द एम्नियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग फिटस इज टेकन टू एनालाइज द फीटल सेल्स एंड डिसॉल्व सब्सटेंसेस। ठीक है ना। तो यहाँ क्या करते हैं एम्नियोसेंटेसिस में फ्लूइड लेते हैं, फ्लूइड को टेस्ट किया जाता है। टेस्ट इसलिए करते हैं कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ना हो, तो लेकिन यहाँ क्या हो रहा है इलीगली उससे बेबी का सेक्स डिटरमाइन किया जाता है, चेक किया जाता है कि भाई
सेक्स उसका क्या है। लिखा है दिस प्रोसेस इज यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे डाउन सिंड्रोम का पता करना होता है, आगे पढ़ोगे आप। हीमोफीलिया हो रखा है, सिकल सेल एनीमिया हो, तो अगर ऐसा है, इनमें से कोई बीमारी है इस तरह की, तो ऐसे का जो फीटस होता है उसका क्या कर लेते हैं, लीगली उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है। लीगली उसका फीटस का क्या कर देते हैं, अबॉर्शन कर देते हैं। बात समझ आई आपको, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। एंड डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फिटस, ठीक है। चेक करते हैं कि भाई सर्वाइवल करेगा नहीं फिटस, तो बाद में मान लो ऐसा बेबी पैदा हो जाता है कि जिसमें ऐसी तरह के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हों, तो इसका कोई फायदा नहीं ना, तो मतलब वो बीमार रहेगा फिर, और बहुत सारी चीज़ें होंगी, और एक हेल्दी सोसाइटी का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। लिखा है आर एनकरेज, लिखा है रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर एनकरेज एंड सपोर्ट बाय गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज to find out new method and to improve upon the existing ones. Do you know that सहेली, तो यहाँ से आपसे सवाल आएगा, सहेली जो है वो एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो कि महिलाएं फीमेल्स उसको लेती हैं, जिसमें क्या होता है कि जो ओवुलेशन नहीं होने देती, जिससे क्या होता है कि मतलब प्रेगनेंसी नहीं होती है। लिखा है कि न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स एंड वाज डेवलप्ड बाई द CDRI। तो सवाल आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि भाई सहेली जो है वो कहाँ बनी थी, तो आपको ध्यान रखना है कि सहेली एक पिल है जो कि CDRI लखनऊ में बनाई गई थी, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। तो क्वेश्चन आपसे यही बनेगा कि कहाँ पर सहेली बनाई गई थी, ठीक है ना। लिखा है बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब ये सही से तरीके से पता हो चीज़ें, ताकि जो है बच्चे के जन्म के बाद माँ के मरने का खतरा ना हो और बच्चे के मरने का खतरा ना हो। एंड इंक्रीज नंबर ऑफ कपल विद स्मॉल फैमिलीज, मतलब छोटी फैमिलीज हों। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STDs and overall increased medical facilities for all sex related problems etc indicate improved reproductive health of society। तो यार ये यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं जो एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी को शो करती हैं कि भाई इस सोसाइटी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ इम्प्रूव्ड है। तो वहाँ ये सब चीज़ें होनी चाहिए कि भाई सबको सेक्स रिलेटेड मैटर के बारे में पता होना चाहिए, और उनको क्या है मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज के बारे में पता होना चाहिए, बच्चे की माँ की केयर के बारे में पता होना चाहिए, उनके मोर्टेलिटी रेट्स कम होने चाहिए, माएँ मरनी नहीं चाहिए, मतलब जन्म के बाद बच्चे की माएँ मर जाती है ऐसा नहीं होना चाहिए। और वहाँ जो फैमिलीज होनी चाहिए दे शुड बी स्मॉल, छोटी फैमिली हो। इसके लिए सरकार ने स्लोगन भी दिया था, हम दो हमारे दो, ऐसा कुछ था। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STD, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनका डिटेक्शन होना चाहिए। लोग छुपाए ना फिरें, मतलब होता क्या है कि लोग सेक्सुअली जो रिलेटेड डिजीज होती हैं उनको बताते रहे हैं और फिर वो कम्युनिटी में फैलती हो रहती हैं धीरे धीरे। एंड ओवरऑल इंक्रीज इन मेडिकल फैसिलिटीज फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ये सब चीज़ें क्या दिखाता है, एक ऐसी हेल्दी सोसाइटी को दिखाता है जो कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, ठीक है। यहाँ लिखा है कि इन द लास्ट सेंचुरी एंड ऑल अराउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। However, increased health facilities along with better living conditions had an explosive impact on the growth of the population. The world population, which was around 2 billion in 1900, ठीक है, ये सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है मे बी कि 2 बिलियन थी और रॉकेटेड मतलब बढ़ करके 6 बिलियन हो गई है 2000 में, और अभी तो जो है बहुत ज़्यादा ही हो रखी है। तो 2011 में 7.2 बिलियन थी, तो अब तो बहुत ही ज़्यादा होगी। और एंड सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू। इंडिया की देखो अब क्या था कि 350 मिलियन थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर, और अभी क्या है कि 2011 तक आते आते 1.2 बिलियन है, और अब तो मतलब 1.3 कुछ हो रखी है, ठीक है ना। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, तो हो क्या रहा है कि आजकल दवाइयाँ बन रही है तो मरने की जो रेट है वो कम हो रही है। पहले क्या होता था, ज़्यादा मरते थे, मतलब एक साथ ही पूरा गांव के गांव मर जाते थे, बीमारियाँ होती तो दवाइयाँ नहीं थी। तो अभी क्या है कि दवाइयाँ वगैरह हैं और फैसिलिटीज़ हैं, तो डेथ रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया है। इसकी वजह से क्या हो गया है कि मर नहीं रहे हैं, मतलब फीटस भी नहीं मरते हैं और क्या नाम की माएँ भी नहीं मर रही है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम है, MMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब IMR भी कम है, as well as the increase in the number of people of reproducible age are probable reason for this। मतलब रिप्रोडक्टिवली एक्टिव जो पीपल हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा, अभी तो इंडिया में रिप्रोडक्टिवली एबल्ड ज़्यादा ही हैं, तो बूढ़े थोड़े यहाँ कम हो रखे हैं, तो इसलिए यहाँ का ग्राफ थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ रहा है, ठीक है। थ्रू आर RCH प्रोग्राम्स
दो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट वॉज ओनली मार्जिनल। मतलब जो आपके प्रोग्राम चल रहे होते हैं सरकार के, उनसे इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पॉपुलेशन का रेट कम नहीं होता है ना। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज लेस देन 2% and that is in 20,000 per thousand per year, a rate at which our population could increase rapidly. Such an alarming growth rate could lead to the absolute scarcity of even the basic requirements. मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो फूड की कमी हो जाएगी, रहने को घर नहीं रहने के, कपड़े पहनने को नहीं होने के, और बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। And therefore the government was forced to take up serious measures to check the population growth rate. तो यहाँ क्या करना होगा, सरकार को कुछ बड़े कड़े फैसले लेने होंगे, जैसे चाइना वगैरह लिए थे। तो अभी क्या है, चाइना ने नया से खोल दिया है शायद से ना, पहले वो एक बच्चे का प्लान था, अभी क्या है 2 का कर दिया है शायद से। इंडिया को भी कुछ ऐसे ही मेजर्स लेने पड़ेंगे, वरना यहाँ पर थोड़े दिन बाद खाना पीना रहना ये सब बेकार हो जाएगा। लिखा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिली। तो मतलब यार छोटी फैमिली को बढ़ावा दें, ठीक है, ज़्यादा बड़ी फैमिली ना हो। और बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो यूज कर सकते हैं हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को। जहाँ ज़्यादा जानकारी इनके बारे में नहीं है, जहाँ ज्ञानता है, जहाँ ज्ञान का अभाव है, वहाँ जाकर लोगों को बताया जाए कि भाई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं, और मतलब अनचाहे जो गर्भ होते हैं, अनचाही संतान होती हैं, उनसे वो नहीं होंगे। एंड यू माइट हैव सीन एडवर्टीजमेंट इन द मीडिया एज वेल एज पोस्टर्स लाइक बिल्स एक्सेट्रा शोइंग ए हैप्पी कपल विद 2 चिल्ड्रन एंड विद द स्लोगन लाइक हम दो हमारे दो। तो वहाँ क्या होता है, एक स्लोगन दिखा रखा होता है, ट्रक के ऊपर, गाड़ी के ऊपर लिखा था ना, हम दो हमारे दो। तो इसका मतलब होता है कि मतलब छोटी फैमिली को सरकार क्या कर रही है, तो बढ़ावा दे रही होती है। And many couple, mostly the young urban working one, have even adopted an one child norm. Statutory raising of marriageable age to the female 18 years कर दी गई है, जिससे कि मतलब रिप्रोडक्टिव जो उसकी लाइफ है थोड़ी कम हो। मतलब फर्टाइल तो मतलब फीमेल्स में क्या 13-14 साल की लड़की क्या होता है, फर्टिलिटी आ जाती है तो उसमें, लेकिन ये नहीं कि मतलब उनका एज जो है वो बढ़ा करके 18 और मेल की 21 कर दी गई है, ताकि मैरिजेबल जो एज है वो बढ़ा दी जाए और जो है बच्चे भी कम हो। एंड इन इंसेंटिव्स गिवन टू द कपल विद स्मॉल फैमिली, उनको इंसेंटिव को सरकार देती है टू और द अदर मेजर्स टेकन टू टैकल दिस प्रॉब्लम। एंड लेट अस डिस्क्राइब, यहाँ से पूछ लेते हैं भाई सरकार ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं, तो ये आप बता देना, ठीक है। लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स व्हिच हेल्प टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो यहाँ क्या है कि यहाँ बताया गया इससे आगे तो भाई कॉन्ट्रासेप्टिव जो आपके तरीके हैं जिनसे क्या होता है, जो है जिनसे अनवांटेड प्रेगनेंसीज नहीं होती हैं, तो उनके बारे में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें वो होती हैं। एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली। तो ये सवाल बोर्ड में भाई इतनी बार आया है ना, मतलब बहुत ही बार पूछा गया है स्कूल में, बोर्ड में, मेडिकल में भी आता है कि भाई आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसी होनी चाहिए, यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, ईजिली मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल मतलब बाद में यूज किया जा सकता है। मतलब ऐसा भी, रिवर्सिबल का मतलब होता है कि मतलब ऐसा ना हो कि मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले लिया और फिर दोबारा जो है प्रेगनेंसी हुई नहीं पूरा टाइम, ऐसी होनी चाहिए। मतलब कि उनके प्रभाव जो हों पूरे टाइम के लिए, हमेशा के लिए ना, परमानेंट ना हो, कुछ टाइम बिंग के लिए होते हैं, विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। तो ये क्वेश्चन भाई बोर्ड में आएगा, आंसर इसका आप ध्यान से सुन लो, क्या है, यही है, पूछेंगे कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसी होनी चाहिए, तो बता देते हैं भाई यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, इफेक्टिव, रिवर्सिबल और उनके साइड इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। इन इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल डिजायर। तो मतलब किसी आदमी की सेक्सुअल ड्राइव के साथ भी वो प्रभाव न डाले। एंड डिजायर एंड और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। A wide range of the contraceptive methods are presently available which could be broadly grouped into the following categories, namely natural, ट्रेडिशनल। तो एक तो तरीका नेचुरल ट्रेडिशनल है, एक बैरियर मेथड्स हैं, आईयूडी हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, इम्प्लांट्स होते हैं, सर्जिकल मेथड्स होते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं आपको आगे एक एक करके दिए गए हैं। नेचुरल से बैरियर, आईयूडी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट, सर्जिकल मेथड सारे बताए गए हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं, नेचुरल से शुरू करते हैं अगले पेज से। नेक्स्ट इन नेचुरल मेथड्स, मोर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। मतलब नेचुरली क्या है कि हम कोशिश करें कि ओवम से स्पर्म मिल ना ले, मतलब स्पर्म की मीटिंग ओवम से ना हो जाए, ठीक है ना। तो लेट्स से पीरियडिक सबसिस्टेंस इज वन सच मेथड इन विच द कपल अवॉइड और अब्सटेन फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आपको जैसे पता ही है कि भाई आपका जो 14th डे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14वां दिन होता है, उस दिन ओवुलेशन होता है और उस दिन मोस्ट प्रोबेबली एग होता ही है। तो अगर उस दिन इंटरकोर्स होता है तो उस दिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कि स्पर्म जो होगा जा करके ओवम से मिल जाएगा।
तो देखिए आपको पता है ना 14वें दिन ओवुलेशन होता है। अब बात क्या है कि यहाँ लिखा है 10 to 17th, तो मतलब ये है कि यार वो हर एक फीमेल का अलग होता है, ऐसा नहीं, वो तो मतलब बुकिश लैंग्वेज है कि 14th डे पर ओवुलेशन होगा। तो ये फीमेल टू फीमेल वेरी कर जाता है, कभी 10th 11th 12th और 13 14 15 16 17। तो ये पूरा जो पीरियड होता है ना 10 से 17वें दिन तक का, इसमें ओवुलेशन एक्सपेक्टेड होता है। तो इस टाइम पर अगर भाई स्पर्म आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो जाइगोट यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के चांस रहते हैं, एंड चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर द वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इट इज कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड। तो भाई अगर हम इस फर्टाइल पीरियड को मतलब हटा दें, मतलब इस टाइम पर इंटरकोर्स ना हो, तो क्या हो सकता है कि भाई बचा जा सकता है प्रेगनेंसी से। एंड देयरफॉर बाय अब्सटेनिंग फ्रॉम कोइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। वेरी गुड। नेक्स्ट है withdrawal or coitus interruptus is another method in which the male partner withdraw his penis from the vagina just before the ejaculation so as to avoid the insemination। तो मतलब ये है कि अगर इंटरकोर्स के दौरान मेल जो है वो इंसेमिनेट ना करे, इंसेमिनेशन से बचाए, तो भाई इससे भी क्या हो सकता है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। एंड लैक्टेशनल अमेनेरिया, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लैक्टेशनल अमेनेरिया ये आपके बोर्ड में मतलब आता ही है, पेपर में पूछा जाएगा, इसका मतलब क्या होता है सुन लीजिए। देखिए ऐसा है कि बेबी बर्थ के दौरान मतलब प्रेगनेंसी के बाद होता क्या है, प्रेगनेंसी के बाद बुक में आपके लिखा है कि प्रेगनेंसी के बाद 6 महीने तक, लगभग 6 मंथ तक जो है ओवम नहीं बनता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस बुक लिखा है कि भाई प्रेगनेंसी के बाद 6 महीने तक ओवम नहीं बनता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है। लेकिन ये भी फीमेल टू फीमेल वेरी करता है, कई बार ये 2 महीने, कई बार ये 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक हो सकता है। इसमें डिपेंडिंग करता है कि वो मदर जो है बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है नहीं करा रही है। तो अगर वो फीडिंग करा रही होती है बेबी को, तो फीडिंग अगर हो रही होती है तो होता क्या है कि बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन बना रहता है, और वो हार्मोन क्या कर रहा होता है, वो इनिबिट कर रहा होता है ओवुलेशन को। ठीक है, अगर फीडिंग नहीं हो रही होती है, नेचुरल मतलब मदर फीडिंग नहीं करा रही होती है, तो भाई क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ लिखा है लैक्टेशनल अमेनेरिया, absence of menstruation method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of the intense lactation following parturition। तो lactation के दौरान क्या होता है, जब मिल्क बन रहा होता है तो उस टाइम पर पार्टुरेशन के बाद, बच्चे के जन्म के बाद ओवम नहीं बन रहा होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रही होती है। therefore as long as the mother breastfeeds the child fully chance of the conception are almost nil। तो लेकिन ये भी एक ऐसा मेथड है कि भाई इसमें भी आप कंप्लीटली श्योर नहीं हो सकते कि भाई ओम नहीं बना हुआ, and the child fully chance of conception almost nil। And however this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months। मतलब मैक्सिमम 6 महीने तक इसको माना गया है, लेकिन ये भी फीमेल टू फीमेल वेरी करता है, वो कितना भी हो सकता है। And as no medicine or device are used in this method, side effects nil होते हैं। तो ये सवाल कई बार ऐसे पूछते हैं कि भाई ऐसे बताइए जिनके मेथड जिनके साइड इफेक्ट ना हो, तो आप नेचुरल वाले बताएंगे। चांस ऑफ फेलियर इनका बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है। दो दिस मेथड आर आल्सो हाई, तो मतलब चांस ऑफ फेलियर तो सारे में ही इसमें है ही, ठीक है ना। तो ये चांस ऑफ फेलियर ज़्यादा होता है पर साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ये नेचुरल मेथड थे। इसके बाद है बैरियर मेथड्स। तो बैरियर में क्या होता है कि हम कुछ बैरियर ऐसा लगाएं कि भाई जिससे क्या होगा, स्पर्म जो है वो एग के साथ ना मिल पाए। इन बैरियर मेथड्स ovum and sperm are prevented from physically meeting with the help of the barriers, and such methods are available for both male and female। Condoms are barrier made of thin rubber latex sheath are used to cover the penis in the male और vagina and cervix in the female। तो फीमेल में vagina और cervix को कवर करने के लिए भी होते हैं। And just before coitus so that the ejaculated semen जो होता है वो would not enter into the female reproductive tract। This can prevent conception। Nirod is a popular brand of condom for the male, and use of condom has increased in recent year due to its additional benefit। ये क्या करता है, आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचा रहा होता है, ठीक है ना। तो एडिशनल बेनिफिट इनका ये है कि STI भी नहीं होती है और एड्स वगैरह ही भी नहीं होता है। एंड बोथ द मेल एंड द फीमेल condom आर डिस्पोजेबल, दे आर नॉट रीयूजेबल। तो सवाल आता है कि भाई रीयूजेबल होता है, नहीं। एंड कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाय गिव प्राइवेसी टू यूजर। नेक्स्ट है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वोल्ट, ये सब फीमेल के लिए होते हैं। एंड दे आर मेड अप ऑफ रबर एंड दैट आर इंसर्टेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्वाइक्स ड्यूरिंग द कोइटस। सवाल आता है किसको कवर करते हैं, सर्वाइक्स को कवर करते हैं। नेक्स्ट है दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म थ्रू द सर्वाइक्स एंड दे आर रीयूजेबल। तो भाई ये मेडिकल में नीट में सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि भाई इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो कि मतलब कौन से मेथड बैरियर मेथड है जो रीयूज कर सकते हैं। तो ये डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट्स जो होते हैं ये रीयूजेबल होते हैं। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेली एंड फॉर्म आर यूजुअली यूज अलोंग विद दीज बैरियर्स टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, ठीक है ना। नेक्स्ट है another
इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज द यूज ऑफ द इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। तो मतलब दूसरा जो मेथड है वो क्या है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस का यूज होता है। These devices are inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina। तो भाई क्या करते हैं ये डिवाइस जो है आईयूडी में जो जो चीज़ें आएंगी इनको वजाइना के थ्रू यूट्रस में डाल देते हैं। एंड दीज इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। तो भाई यहाँ से आपसे अब नीट का सवाल सारे यहीं से आ रहे होते हैं, बोर्ड भी आपका मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। लिखा है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी कौन कौन सी होती हैं, लिप्स लूप, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कौन कौन सी होती है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 एंड द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, प्रोजेस्टेट एंड LNG-20। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए तीनों, ये सवाल आ जाता है कि नॉन मेडिकेटेड का नाम बताओ, लिप्स लूप, कॉपर रिलीजिंग का नाम बताओ, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, हार्मोन रिलीजिंग जो होती हैं वो होती है प्रोजेस्टेट एंड LNG-20। तो ये नाम ध्यान रखना। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे भाई आईयूडी क्या करती है, आईयूडी इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। एक आंसर हो गया, आईयूडी स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देती है यूट्रस के अंदर, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपर आयन कैसे करते हैं काम। तो सवाल का आंसर है कॉपर आयन सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी। कॉपर आयन जो होते हैं वो मोटिलिटी को स्पर्म की सप्रेस कर देते हैं एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, और स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी कम कर देते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आएगा, यहाँ से ध्यान रखना, मतलब छोटा सा क्वेश्चन होगा, आप बताए ना कि कॉपर आयन क्या क्या करते हैं। नंबर 1 सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, नंबर 2 फर्टिलाइजिंग स्पर्म कैपेसिटी। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, तो ये 2 आंसर हो जाते हैं, ध्यान रखना भाई। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जो होती है जैसे कि प्रोजेस्टेट है, प्रोजेस्टेरोन मतलब बॉडी में बढ़ा देंगे। तो जब तक बॉडी में प्रोजेस्टेरोन बढ़ा रहेगा तो नई साइकिल शुरू नहीं हो सकती है, मैंने आपको पहले समझाया था। ठीक है ना, अगर बॉडी में प्रोजेस्टेरोन मात्रा बढ़ी हुई है तो भाई नई साइकिल शुरू नहीं होगी, क्योंकि जो आपकी पिट्यूटरी है वो LH और FSH नए से बनाना शुरू करेगी ना। पहले प्रोजेस्टेरोन कम होगा, प्रोजेस्टेरोन कम होने से फीडबैक जाएगी, देन योर पिट्यूटरी विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग LH एंड FSH अगेन एंड अ न्यू साइकिल बिगिन इन ओवरी। And the hormone releasing IUD in addition make the uterus unsuitable for the implantation। तो भैया इसका आंसर ये ध्यान रखना कि भाई आपकी जो हार्मोन रिलीजिंग IUD है वो आपकी यूट्रस को अनसुटेबल कर देती है इम्प्लांटेशन के लिए। एंड द सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म, और सर्वाइक्स को की हॉस्टिलिटी भी कम कर देती है। एंड IUD आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड स्पेस इन चिल्ड्रंस। ये इतना बना भी देते हैं कई बार सवाल यहाँ से, बताओ फीमेल के लिए आइडियल कंट्रासेप्टिव कौन सी होती हैं बच्चों में अंतर रखने के लिए। तो ये सवाल है, आंसर बना देना इसका यहाँ से। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। तो इंडिया में ये भी पूछते हैं कि इंडिया में ज़्यादातर कौन सा चलता होता है, तो यही चल रहा होता है आईयूडी वाला ही। ठीक है, अभी आजकल क्या है कि बाजार में बहुत तरह की पिल्स मिलती हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद शुरू होता है ओरल पिल्स, यानी ओरल जो दवाइयाँ देते हैं वो। लिखा है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरोन्स एंड प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन मिक्सचर्स। मतलब अगर आप बॉडी में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का मिक्सचर डालोगे, ज़्यादा कंसंट्रेशन में डालोगे तो नई साइकिल्स नहीं चलेंगी और ओवुलेशन रुक जाएगा। लिखा है कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय द फीमेल। दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड हैंस आर पॉपुलरली कॉल्ड एज द पिल्स। दवाइयों के फॉर्म में लेते हैं तो उनको बोलते हैं पिल्स। एंड पिल्स हैव टू टेकन डेली फॉर ए पीरियड ऑफ 20 डेज। लगातार पिल्स जो होते हैं वो 21 दिन तक लिए जाते हैं, स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 5 दिनों में शुरू कर देते हैं, तो जब भी 21 दिन खत्म हो जाते हैं फिर रोक देते हैं, फिर नई साइकिल शुरू होती है, फिर से ले लेते हैं। ठीक है ना, शुरू से शुरू करते हैं, मतलब पहले दिन से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 21 तक ली, फिर छुट्टी कर दी बीच में 5 दिन 6 दिन 7 दिन तक की, उसके बाद दोबारा से शुरू कर देते हैं। तो ऐसा है, ठीक है ना। आफ्टर ए गैप ऑफ 7 डेज, मतलब 7 दिनों के बाद। तो 21 और 7 कितने दिन हो गए, 28 डेज। तो पूरी साइकिल हो गई, मतलब साइकिल के शुरू के दिन या दूसरे दिन से लें और फिर 21 दिन तक लें, उसके बाद छोड़ दें, फिर दोबारा से 7 दिन बाद फिर से शुरू कर दें। एंड इट हैज टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन। दे इनहिबिट ओवुलेशन। सवाल आएगा पिल्स करती क्या है, आंसर होगा ओवुलेशन इनहिबिट करती है। क्वेश्चन आएगा पिल्स कैसे काम करती है, आंसर होगा इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन बोथ एज वेल एज द अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म। तो ये 3 काम आपको ध्यान रखने हैं। पिल्स करती क्या है, ओवुलेशन को इनहिबिट करती हैं, इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करती हैं, और भैया जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसकी क्वालिटी को ऐसा कर देती है कि जिससे कि स्पर्म की एंट्री रिटार्ड हो जाए। एंड पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट इनके बहुत कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, पर यार ये ध्यान रखना। एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स। तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा सहेली
जो है वो किसने बनाई थी, वो हमने पहले बताया था। तो लिखा है कि सहेली द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेन नॉन, सवाल आएगा भाई यहाँ से कि भाई सहेली जो है उसमें नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन होती है, मतलब स्टेरॉयड नहीं होते। तो इसमें होता क्या है, वो होता है सेंटाक्रोमेन, ठीक है। इट इज वंस अ वीक। तो सवाल ये भी आता है कि वंस अ वीक कौन सी लेते हैं, आंसर होता है सहेली। कहाँ बनी थी, लखनऊ में बनी थी। कैसा प्रिपरेशन है, नॉन स्टेरॉयडल है, बस यही आंसर होगा। पिल विद द फ्यू वेरी साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्सेप्टिव वैल्यू। करती क्या है, ओवुलेशन रोकती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है प्रोजेस्टोजेंस अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल एज इंजेक्शन। मतलब क्या कर सकते हैं, पिल तो ले ही रहते हैं, ऊपर पिल की फॉर्म में लेते हैं, या फिर कई बार क्या सकते हैं इंजेक्शन भी ले सकते हैं। और इम्प्लांट मतलब आप फोटो में ऊपर देख सकते हो, ये जो देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 मैच स्टिक जैसी कुछ आपको दिख रही है, इनको बोलते हैं इम्प्लांट्स। 6 ही होती है, ध्यान रखना, क्वेश्चन में 6 आएगा, 6 लगाना। इनको क्या करते हैं, बॉडी में एल्बो के नीचे पीछे बॉडी में लगा देते हैं, और वहां से क्या करते हैं, धीरे धीरे ये हॉर्मोन्स रिलीज करती रहती हैं बॉडी में। तो ये क्या करती है कि लंबे टाइम तक, मतलब सालों साल तक 2-3 साल तक ओवुलेशन को रोक के रखती हैं। तो इम्प्लांट जो है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए होते हैं, जबकि इंजेक्शंस भी कम टाइम के लिए होते हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा है कि भैया इम्प्लांट अंडर द स्किन, मतलब कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का मिक्सचर होता है इसके अंदर। उनको इम्प्लांट को कहाँ लगाते हैं, स्किन के अंडर में, मतलब एल्बो के पीछे वाली जो स्किन है उसमें लगाते हैं। एंड देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू द पिल, वही ओवुलेशन नहीं होने देते। एंड देयर इफेक्टिव पीरियड आर लॉन्ग, मतलब यहाँ क्या है कि सालों साल तक के लिए होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन और IUD within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive। मतलब इमरजेंसी मतलब जैसे कि मतलब कि जो अनप्रोटेक्टेड जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जिसमें क्या होता है कि मतलब जहाँ पर जो इंसेमिनेशन हो जाता है, तो उसमें अगर मतलब हम चाहें, और पीरियड जो है वो फर्टाइल पीरियड है। फर्टाइल पीरियड मतलब 10 से 17वें दिन तक का। तो ऐसे में अगर मतलब हम चाहते हैं कि भाई फर्टिलाइजेशन ना हो, तो ऐसे में जो हाई जो कंसंट्रेशन का प्रोजेस्टेरोन का एस्ट्रोजन का मिक्सचर दे देते हैं, तो वो 72 आवर्स तक दे सकते हैं। इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन रुक जाएगा। इनको इमरजेंसी पिल्स कहते हैं। एज दे कुड बी यूज टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, ठीक है। फिर लिखा है सर्जिकल मेथड्स। तो भाई सर्जिकल मेथड बहुत ही कॉमन है ये, तो जिसमें क्या कराते हैं कि भाई ये ध्यान रखना है, इसको स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। स्पेलिंग को ध्यान से पढ़ लो, STERILISATION, स्टेरिलाइजेशन भी इसको कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, मेल में या फीमेल में, दोनों में। मेल में तो जो वैस डिफरेंस होती है, जो आपकी स्पर्म को टेस्टिस से लेकर के कैरी करके आ रही होती है ऊपर, इसको यहाँ से बांध के काट के बांध देते हैं, ठीक है ना। 2 तरीके से करते हैं, तो खाली बांध देते हैं, फिर काट के बांध देते हैं, मतलब परमानेंटली काट देते हैं। ऐसे ही यहाँ फैलोपियन ट्यूब को भी काट देते हैं और बांध देते हैं, टाई कर देते हैं, या फिर खाली टाई कर देते हैं मोड़ करके। तो दोनों ही केस, अगर खाली टाई करते हैं तो दोबारा खोला भी जा सकता है, लेकिन अगर काट देते हैं तो परमानेंटली ये वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, मतलब फिर परमानेंट। फिर होगा क्या, फिर एग तो आएगा नहीं इधर से, ना स्पर्म से मिल पाएगा, तो ना फिर फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये दोनों ही केस में करते हैं। तो यहाँ फीमेल में इसको ट्यूबेक्टमी बोलते हैं, और मेल में इसको वैसेक्टोमी बोलते हैं। मतलब कि वैस डिफरेंस को काट देना वैसेक्टोमी, फैलोपियन ट्यूब को काटना ट्यूबेक्टोमी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। एंड सर्जिकल इन्वेंशन ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। Sterilization procedure in the male is called as the vasectomy, and in the female is called as the tubectomy. In vasectomy, a small part of the vas deferens is removed or tied up. रिमूव कर सकते हैं, टाइड अप कर सकते हैं थ्रू ए स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम। तो ध्यान रखना भाई, कहाँ से काटते हैं, मतलब स्क्रोटम से लगाते हैं। वेयर एज द ट्यूबेक्टोमी, अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू द स्मॉल इंसिजन इन एब्डोमेन। तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है। मेल के केस में स्क्रोटम से करते हैं और फीमेल के केस में एब्डोमेन से करते हैं, और थ्रू द वजाइना। एंड दीज टेक्निक आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी पुअर। मतलब रिवर्सिबली, मतलब अगर काट दिया तो फिर क्या ही रिवर्सिबल होगा, दोबारा ठीक नहीं होता, ठीक है ना। नेक्स्ट है, it need to be emphasized that the selection of a suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in the consultation of the qualified medical professionals. One must also remember that contraceptives are not regular requirements for the maintenance of the reproductive health. In fact, they are practiced against a natural reproductive event, that is conception, pregnancy. One is forced to use this method either to prevent pregnancy or to delay in space pregnancy due to the personal reasons. No doubt, the widespread use of these methods have a significant role in checking uncontrolled growth of population. तो इनका रोल तो है ही यार, मतलब कि ये अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकती हैं। लेकिन ध्यान रखना भाई, इनके साइड इफेक्ट बहुत 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 ज़्यादा साइड इफेक्ट है।
ठीक है। होता कई बार इनसे ये भी है कि कई बार बॉडी में हार्मोन बिगड़ जाते हैं, फिर उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं होती है। However, there possible ill effect like nausea, abdominal pain, breakthrough bleeding हो जाएगी, irregular menstrual bleeding होगी, even breast cancer तक हो सकता है। And though not very significant, should not be totally ignored। तो मतलब आप क्या कर सकते हो, इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो भाई यहाँ तक का जो था ये आपको इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम शुरू करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।